हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार। स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेंगे। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी जीवों में कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। तो इसे दो उसमें बांटा जाता है, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रोटो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। जोआ मतलब एनिमल। तो प्रोटोजोआ में उन सदस्यों को रखा जाता है जो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें केंद्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स आते हैं। उसके बाद में आता है मेटाजोआ। मेटाजोआ यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स। तो प्रोटोजोआ के बाद में यानी पॉरीफेरा से लेकर के कॉर्डेट्स तक क्या आ जाएंगे? मल्टी सेलुलर एनिमल्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, यानी संगठन की कोटि के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले है ए सेलुलर या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ए सेलुलर या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्रोटोजोन्स हैं, तो प्रोटोजोन्स में क्या होता है? एक कोशिका के अंदर ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। यानी वो एक कोशिका जो है, उस एक कोशिका का जो जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य ही उसका डाइजेशन है या ऑस्मो रेगुलेशन है या रिप्रोडक्शन है या जितने भी कार्य हैं कोशिका के वाइटल जो ऑर्गन्स हैं, जैविक जो क्रियाएं हैं, वो सारी किस में संपन्न होती हैं? प्रोटोप्लाज्म में ही संपन्न होती हैं। उस एक कोशिका में वो पूरी जो है क्रियाविधि संपन्न होती है। तो यहाँ जैसे लिखा गया है, विदिन द cell protoplasm is differentiated into organelles capable of performing specialized functions। यानी प्रोटोप्लाज्म में ही जो ऑर्गेनेलीज हैं वो अलग अलग प्रकार के फंक्शंस करते हैं। ठीक है, और कुल मिलाकर के एक कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है और जो उसके ऑर्गेनेलीज हैं वो क्षमता रखते हैं कि वो सारे स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी डाइजेशन के लिए क्या होगा? इसमें फूड वैक्यूल होता है। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या होता है? या ऑस्मो रेगुलेशन या हम कह सकते हैं एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, है ना। तो इस तरह से सारे कार्य जो है, साइक्लोसिस होता है, यानी कि जीव द्रव्य जो है एक साइक्लिक गति में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये सारी क्रियाविधि। और रेस्पिरेशन कैसे होता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन। जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है उससे सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जो है रेस्पिरेशन होता है। तो इस तरह के ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे? ए सेलुलर या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जीव द्रव्य संगठन। उसके बाद आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है स्पॉन्जेस में। स्पॉन्जेस में क्या होता है? इंडिविजुअल सेल्स डिफरेंशिएट ड्यूरिंग डेवलपमेंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यानी प्रत्येक जो सेल है वो विशेष प्रकार के फंक्शन के लिए अलग से डेवलप होता है, अलग से उसमें डिफरेंशिएशन होता है। जैसे आप लोगों ने स्पॉन्जेस में पढ़ा होगा, सेल्स टाइप्स होती हैं पिनोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स, कोएनोसाइट्स, पोरोसाइट्स, थीकोसाइट्स और स्क्लेरोब्लास्ट्स। ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं अपना अपना कार्य करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन अमंग द सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर है। हर कोशिका का जो प्रकार है उसका अपना अपना कार्य है, लेकिन यह कोशिकाएं आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करती हैं या यह कोशिकाएं एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर नर्व सेल्स और सेंसरी सेल्स नहीं पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं और संवेदी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अतः क्या बताया है इसमें? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर फंक्शनली आइसोलेटेड। यानी अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं हैं ये फंक्शन के हिसाब से आइसोलेटेड हैं, पृथक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। तो इसे क्या कहेंगे? स्पॉन्जेस में क्या पाया जाता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी इसके अंदर ट्रू टिश्यूज नहीं होते हैं। अब हम लेते हैं आगे। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बाद में क्या आता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं, इनके अंदर पाया जाता है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है? जिनमें दो जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है इसमें? जैसे इसमें आएगा सीलेंट्रेट्स।
तो सीलेंट्रेट्स के अंदर, सीलेंट्रेट का नाम लेते ही हमारे दिमाग में दो एग्जाम्पल आ जाने चाहिए, एक तो हाइड्रा और एक ओबिलिया, ठीक है। तो सीलेंट्रेट्स के अंदर क्या होता है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके अंदर सिंपल प्रकार का नर्व सेल और सेंसरी सेल पाया जाता है, इसीलिए जो सेल्स होते हैं इनमें आपस में कुछ मात्रा में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। The cells that are performing similar functions are highly coordinated and are aggregated into tissues। यानी कोशिकाएं जो सिमिलर प्रकार का फंक्शन करती हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन है और इस तरह से वो क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं। तो इसके कारण ये क्या कहलाएगा, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, टिश्यूज आर नॉट असेंबल्ड इनटू ऑर्गन्स, यानी टिश्यूज जो हैं वो ऑर्गन्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्रेजेंट इन सीलेंट्रेट। एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म जो है, यानी एम्ब्रियो की एक्टोडर्म जो है उससे क्या बनता है, एपिडर्मिस विच इज आउटर लेयर ऑफ बॉडी वॉल। और जो एंडोडर्म है, एम्ब्रियो की जो एंडोडर्म है उससे क्या बनता है, गैस्ट्रोडर्मिस, द इनर लेयर ऑफ बॉडी वॉल दैट लाइंस द गट। गैस्ट्रो मतलब क्या होता है, गट वाला पार्ट, डर्मिस मतलब आवरण, ठीक है। तो जो हम हाइड्रा का जैसे मैंने बताया, इसके हमें क्या ध्यान आना चाहिए, हाइड्रा का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो यहाँ आपको हाइड्रा का ये डायग्राम जैसे है, तो यहाँ माउथ और एनस एक ही होता है और यहाँ पर क्या है, इसके कैविटी होती है, ये है गैस्ट्रो वस्कुलर कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, अंदर की जो गैस्ट्रोडर्मल कैविटी है, इट इज़ सराउंडेड बाय गैस्ट्रोडर्म। तो गैस्ट्रोडर्म जो है ये किससे बनी है, एंडोडर्म से, और बाहर का जो आवरण है ये किससे बना है, एक्टोडर्म से। तो इस तरह से ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब हम लेते हैं कि इसमें एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर नॉन सेल्यूलर लेयर होती है, अकोशिकीय स्तर होता है, जिससे क्या कहते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं। यानी इसमें मीजोडर्म नहीं होता, इसमें थर्ड लेयर, थर्ड जनन स्तर जो है वो नहीं होता, मीजोडर्म नहीं होता। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के मध्य क्या होता है, इसमें नॉन सेल्यूलर लेयर होती है विच इज़ नोन एज मीजोग्लिया। तो इस प्रकार से सीलेंट्रेट्स में, सीलेंट्रेट्स जो कि डिप्लोब्लास्टिक हैं, इनके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, यानी जिनके अंदर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों जनन स्तर हैं, तो उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड पाया जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड में क्या है, जैसे यहाँ मैंने बताया 3 जर्म लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म और इनर एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट होंगी। और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम जो है ऑब्जर्व किया जाता है। 11 डिफरेंट काइंड के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी अलग अलग सिस्टम अलग अलग कार्य के लिए जो है उत्तरदायी हैं, जिनमें से नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं, इन सभी सिस्टम्स का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन बना करके रखते हैं ताकि ये सही तरह से कार्य करें। तो इस प्रकार से जो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स यानी सीलेंट्रेट्स के बाद में कहाँ से, एनालिडा से, या हम कह सकते हैं एस्क्लेमेंथिस से लेकर के कॉर्डेट्स तक ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये बेसिस हो गया, क्या 2 चीज़ें पढ़ ली हमने, नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, ठीक है। अब थर्ड हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सममिति के आधार पर एनिमल्स को 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले एसिमेट्रिक यानी असम्मित का मतलब क्या है, जब कोई भी ऐसा काट या ऐसी जगह नहीं है जहां से किसी जंतु को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके, तो ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, एसिमेट्रिक। यानी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से एक कट कर सकें और एनिमल को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके, ठीक है।
तो इन्हें क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक। और इसका एग्जाम्पल आता है अमीबा, क्योंकि अमीबा की कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। अमीबा का स्ट्रक्चर जो है वो जहाँ लिक्विड ज़्यादा होगा, द्रव्य ज़्यादा होगा, वहाँ तरफ उस तरफ उसके सूडोपोडिया जो है वो बाहर की तरफ निकलते हैं। तो एसिमेट्रिक हो गया, एग्जाम्पल है अमीबा। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप, स्फेरिकल। स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री गोलीय सममित, इसमें नाम में ही है स्फेयर या गोलीय सममिति। इसका मतलब हमें नाम क्या ध्यान रखना है, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी की शेप कैसी होती है, गोल। गोल यानी गेंद के जैसी या तरबूज के जैसी। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर गोल गेंद के जैसी या तरबूज के जैसी जब संरचना है, तो कोई भी लाइन जो इसके सेंटर से होकर गुजरेगी, कोई भी लाइन जो इसके सेंटर से होकर गुजरेगी, जैसे ये सेंटर से होकर गुजर रही है, ये सेंटर से होकर गुजर रही है, ये सेंटर से, ये सेंटर से, ये सेंटर से, यानी सेंटर से होकर गुजरने वाली लाइन। कहाँ से होकर गुजरने वाली लाइन, सेंटर से होकर, यानी केंद्र से होकर गुजरने वाली कोई भी काट ऐसे जंतु को दो भागों, बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है। अब आप देखो, ये जो बॉल के जैसी संरचना या स्फीयर, गेंद के जैसी जो संरचना होती है, यहाँ पर आपको डॉर्सल वेंट्रल या एंटीरियर पोस्टीरियर या लेटरल साइड, यानी दायां बायां, ऐसा कोई स्पष्ट नहीं होता। ऐसे एनिमल्स में ऐसा एरिया कोई स्पष्ट नहीं होता। तो स्फेरिकल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, जिनमें डॉर्सल वेंट्रल यानी पृष्ठ और अधर, अग्र और पश्च और दायां और बायां स्पष्ट नहीं होता है। और इस तरह की सिमेट्री कॉमन नहीं है, क्योंकि इस तरह के एनिमल्स कॉमन नहीं है। पर हम इसका एक एग्जांपल याद रख लेते हैं, रेडियोलेरिया। रेडियोलेरिया विच इज़ द मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है। तो जहाँ आता है स्फेरिकल या गोलीय, हमारे दिमाग में बॉल की संरचना आनी चाहिए और क्या आना चाहिए, सेंटर से होकर गुजरने वाली हर लाइन उस एनिमल को दो बराबर भागों में बांट सकती है। ठीक है। फिर हम आते हैं रेडियल सिमेट्री, अर्य सममित। अर्य सममित में जैसे ही रेडियल सिमेट्री आती है, हमारे दिमाग में चित्र आ जाना चाहिए घंटी का, छतरी का या तश्तरी का। ठीक है। तो हम जो है इसको आराम से याद रख सकते हैं। तो बॉडी शेप कैसी है इसमें, छाता, घंटी या तश्तरी। अब आप देखो, छाते में या घंटी में एक साइड होती है क्या, वो बजाने वाली घंटी या पकड़ने वाला हत्था, और दूसरी साइड क्या है, उसके उस ऑपोजिट साइड है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि सिर्फ एक ही तल में केंद्र से गुजरने वाली काट से जंतु को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ केंद्र का, यहाँ पर क्या नाम नहीं लिया है, केंद्र से गुजरती हुई लाइन नहीं लिया है, सिर्फ एक ही तल में केंद्र से गुजरती हुई, हर तल में केंद्र से गुजरती हुई नहीं, केवल एक ही तल से केंद्र में से गुजरती हुई जो काट है वो जंतु को दो बराबर भागों में बांटती है। और इसमें यानी छतरी के जैसी संरचना है या तश्तरी के जैसी संरचना है, तो इसमें क्या रहता है, एक साइड में माउथ होता है, तो जिस साइड माउथ है उसको ओरल सरफेस कहेंगे, और जो ऑपोजिट साइड है उसको क्या कहेंगे, एबोरल सरफेस कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ओरल सरफेस और एबोरल सरफेस है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, राइट साइड या लेफ्ट साइड नहीं होती है। तो जहाँ पर रेडियल शब्द आता है, वहाँ आपके दिमाग में चित्र आना चाहिए किस चीज़ का, घंटी का, या किस चीज़ का, छतरी का। ठीक है। तो आप आराम से इसको डिफाइन कर सकते हो। अब हम लेते हैं कि जो है इसके टाइप्स, बाईरेडियल यदि दो बराबर भागों में बंटता है ऐसे तो बाईरेडियल, पेंटारेडियल यदि 5 जगह ऐसी हैं जहाँ से 5 बराबर भागों में बटेगा, तो 5 जगह से लाइन होगी और एनिमल दो बराबर भागों में बटेगा, तो पेंटारेडियल। इसी तरह से मल्टी रेडियल। ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेडियल सिमेट्री। अब हम लेते हैं बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री जो है, इसमें बाईलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, ऐसे एनिमल जिनमें डॉर्सल वेंट्रल, एंटीरियर पोस्टीरियर और लेफ्ट और राइट साइड स्पष्ट होती हैं। और ये एनिमल शुरू हो जाते हैं कहाँ से, प्लेटीहेलमिन्थेस से ही हम कहते हैं शुरू हो जाते हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ देखो स्पष्ट है डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड, स्पष्ट है एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड, और स्पष्ट है राइट साइड और लेफ्ट साइड। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन ऐसे एनिमल्स में डॉर्सल वेंट्रल, एंटीरियर पोस्टीरियर, राइट लेफ्ट साइड क्लियर है,
तो सिर्फ एक ही तल ऐसा होता है या एक ही अक्ष ऐसा होता है जहाँ से एनिमल को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर के या हेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट्स तक क्या पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो यह है सममिति के आधार पर। सममिति पर प्रश्न अपने आप में पूरा सममिति पर भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है, कि डिफाइन सिमेट्री एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सिमेट्री, या स्फेरिकल सिमेट्री किस में पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है, या बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। अब हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम के आधार पर, देह गुहा के आधार पर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए देह गुहा होती क्या है। यहाँ आप डायग्राम में देखो, यहाँ सेंटर में क्या है, गट वाला पार्ट है, ठीक है, और बाहर की तरफ क्या है, एपिडर्मिस। और गट के बाहर का जो आवरण है, गट के जो बाहर का आवरण है वो एंडोडर्म है। तो एंडोडर्म और बाहर की एपिडर्म के बीच की जो स्पेस है, ये स्पेस कहलाती है सिलोम। क्या कहलाती है, सिलोम, ठीक है। तो यह देह गुहा है, ये हो गई देह गुहा। अब हम लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सिलोम के आधार पर। यहाँ आप देखो, परिवर्धन के दौरान ब्लास्टुला के अंदर एक गुहा का निर्माण होता है। परिवर्धन के दौरान ब्लास्टुला, ये जैसे ब्लास्टुला है, पहले बनेगा क्या, जाइगोट में क्लीवेज होगा, क्लीवेज से क्या बनेगा, मोरुला क्या होती है, सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स। उसके बाद में क्या होगा, ब्लास्टुला बनेगा। तो ब्लास्टुला में जो कैविटी होती है वो कहलाती है ब्लास्टोसील। यहाँ कैविटी है, ये क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील। उसके बाद क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन यानी मूवमेंट ऑफ सेल्स या अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, जिससे क्या बनता है, गैस्ट्रुला बनता है, जिसमें 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। या अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो 2 बनेंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। परिवर्धन के दौरान ब्लास्टुला के अंदर एक गुहा का निर्माण होता है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। गैस्ट्रुला का निर्माण होने पर, यानी जब गैस्ट्रुला बन जाती है तो ब्लास्टोसील जो है ये या तो मीजोग्लोया से भर जाएगी, या मीजनकाइम से भरी जाती है, या मीजोडर्म से भरी जाती है। मीजो मतलब मध्य का भाग है, मीजो मतलब मध्य का भाग है। तो यदि मध्य के भाग में मीजोग्लिया है, मीजनकाइम है या मीजोडर्म है, तो इसके आधार पर जो है क्या है, सिलोम की टाइप्स हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर रेडिएटा शाखा में, यानी रेडिएटा शाखा में सिर्फ 2 जनन स्तर होती हैं। 2 जनन स्तर कौन सी हो गई, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और इनके बीच की जो स्पेस है, ये अंदर सेंटर में तो गट वाला पार्ट है, फिर एंडोडर्म और एक्टोडर्म, और इसके बीच की जो स्पेस है ये भरी हुई है मीजोग्लिया से। मध्य श्लेष स्तर, मध्य श्लेष स्तर, तो ये क्या है, कहलाएगा रेडिएटा शाखा में क्या है, बीच मध्य की जो जगह है, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की जो जगह है ये भरी रहती है मीजोग्लिया से, श्लेष स्तर से। उसके बाद आता है क्या, प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस में चपटे क्रमी है। तो चपटे क्रमी में एंडोडर्म और एक्टोडर्म के मध्य में जो स्पेस है वो भरी रहती है मीजनकाइम के द्वारा। किसके द्वारा, मीजनकाइम, यानी मध्योतक, मध्य में ऊतक भरा हुआ है, मध्य में ऊतक, मध्योतक, ठीक है। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस जो हैं इनको किस में रखा गया है, एसिलोमेट में रखा गया है, क्योंकि इसमें बीच में कैविटी है नहीं। कैविटी इज फिल्ड विद मीजनकाइम, मध्योतक से भरी हुई है। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस किस में आते हैं, एसिलोमेट में आते हैं। अब आते हैं हम इसमें, यदि ब्लास्टोसील का अधिकांश हिस्सा, यहाँ आप देखो ये ब्लास्टोसील वाला हिस्सा किससे है, बीच बीच में मीजोडर्म के टुकड़े हैं। ब्लास्टोसील वाले हिस्से में बीच बीच में क्या है, मीजोडर्म के टुकड़े हैं। तो यदि ब्लास्टोसील का अधिकांश हिस्सा परिवर्धन के बाद भी बरकरार रहे और कहीं कहीं इसमें मध्य स्तर यानी मीजोडर्म मौजूद हो, तो ऐसे गुहा को क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोमेट। क्या कहेंगे इसको, स्यूडोसिलोमेट, आभासी सिलोमेट, ठीक है, आभासी देह गुहा। और इसका एग्जाम्पल प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद में क्या शुरू होता है, निमेटोड्स। तो निमेटोड्स और एस्कैरिस में पाए जाता है क्या, स्यूडोसिलोमेट, यानी ब्लास्टोसील जो है उसमें बीच बीच में कहीं पर मीजोडर्म के कोशिकाएं या मीजोडर्म उपस्थित होती है, ठीक है। अब लास्ट आता है सबसे ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम यानी कि वास्तविक सिलोम। तो वास्तविक सिलोम में क्या होता है, ब्लास्टोसील का अधिकांश भाग बरकरार रहता है और मीजोडर्म से रेखित रहता है, यानी ब्लास्टोसील है
लेकिन ये ब्लास्टोसील मीजोडर्म से रेखित हो गई। किससे रेखित हो गई? ये मीजोडर्म से रेखित हो गई। ठीक है, तो इस तरह की सिलोम जो होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रू सिलोम। तो एनेलिडा के बाद में, एस्केरिस के बाद क्या आता है एनेलिडा क्लासिफिकेशन में? तो एनेलिडा के बाद कॉर्डेट्स तक किस प्रकार की सिलोम पाई जाती है? ट्रू सिलोम पाई जाती है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। जिस तरह से मैंने बताया सिमेट्री पर अपने आप में अलग प्रश्न बन सकता है, उसी तरह से सिलोम पर भी अपने आप में एक अलग से प्रश्न भी बन सकता है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिलोम, यानी देह गुहा का विकास या परिवर्धन किस प्रकार से हो रहा है, उसके आधार पर जो देह गुहा है या सिलोम है वो दो प्रकार की होती है, स्काइजोसील एंड एंटेरोसील। स्काइजोसील, स्काइजोसील में स्काइजो का अर्थ होता है टू स्प्लिट, टू स्प्लिट, ठीक है। और एंट्रो, एंट्रो का अर्थ होता है क्या? आध्यांत्र, आर्केंटेरॉन, ठीक है। तो ऐसी सिलोम जो किससे स्प्लिट होकर बनती हैं? मीजोडर्म की कोशिकाओं से स्प्लिट होकर बनती हैं, तो वो तो क्या कहलाती हैं? स्काइजोसील। और एंट्रोसील क्या है? जो किससे बनती हैं? खुद जो आर्केंटेरॉन है या एंडोडर्म है, वो लेयर जो है वो बाहर की तरफ वृद्धि करती है दोनों साइड में, और उनसे बनती है सिलोम। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम से समझेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हमें क्या समझ में आया इसमें कि डेवलपमेंट के आधार पर सिलोम की टाइप, तो डेवलपमेंट के आधार पर दो टाइप की हैं, स्काइजोसील एंड एंटेरोसील। स्काइजोसील जो है वो कहाँ से शुरू होगी? ट्रू सिलोम एनेलिडा से होती है, उससे पहले तो स्यूडोसिलोम है ना। तो ट्रू सिलोम एनेलिडा से शुरू होती है, तो एनेलिडा से लेकर मोलस्का तक, कहाँ से? एनेलिडा से लेकर मोलस्का तक जो सिलोम होती है वो स्काइजोसील प्रकार की होती है। और मोलस्का के बाद क्या आता है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में जो सिलोम होती है वो एंट्रोसील प्रकार की होती है। अब हम इसको डायग्राम की सहायता से और समझ लेते हैं। स्काइजोसील, स्काइजोसील में यहाँ आप देखो, स्काइजोसील में एंडोडर्म से जनित दो सेल्स, ये एंडोडर्म लेयर है और इससे दो सेल्स बनी हैं। एंडोडर्म से जनित दो सेल्स, जिन्हें क्या नाम दिया गया है? टीलोब्लास्ट या 4D सेल्स कहते हैं, यह बनती हैं। उसके बाद में यह वृद्धि करके एक पट्टिका बनाती हैं, यानी इनमें ग्रोथ होती है और इनसे एक पट्टिका बनती है, और यह ही पट्टिका भावी मीजोडर्म है, यानी इन्हीं से आगे चलकर क्या बनेगा? मीजोडर्म बनेगा। यह सेल्स कुछ समय तो एक ठोस पिंड के रूप में वृद्धि करती हैं और उसके बाद बीच में से फट करके, ये जो सेल है, जैसे ये सेल है, ये कुछ समय तक तो ये वृद्धि करेगी और उसके बाद ये बीच में से फट कर क्या बना लेती है? सिलोम बना लेती है, यानी गुहा बन जाती है, जिसे क्या कहेंगे? सिलोम। अब इस गुहा के चारों तरफ क्या है? मीजोडर्म की लेयर है। चारों तरफ क्या है इसके? मीजोडर्म की लेयर है। तो इस तरह की जो सिलोम होती है, ट्रू सिलोम ही है ये, लेकिन क्योंकि इसका डेवलपमेंट किससे हुआ है? स्प्लिट होने से। किसके स्प्लिट होने से? ये जो सेल्स, टीलोब्लास्ट सेल्स हैं, ये बीच में से स्प्लिट होकर के फिर जो ये सिलोम बन रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्काइजोसिलोमेट, जो किसमें होती है? एनेलिडा से लेकर के मोलस्का तक। और उसके बाद हम लेते हैं एंट्रोसिलोमेट। जैसे मैंने बताया, एंट्रो शब्द होता है आध्यांत्र यानी आर्केंटेरॉन। आर्केंटेरॉन के पार्श्व दिशा से, यहाँ देखो ये आर्केंटेरॉन है ना, इसके पार्श्व दिशा से दो कोष्ठ बन रहे हैं और ये दो कोष्ठ साइड में क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। बढ़ने के बाद में अभी यहाँ पर ये क्या है? एंडोडर्मल पाउच। ये क्या है? एंडोडर्मल पाउच। ये बढ़ने के बाद में कुछ समय बाद में ये यहाँ से क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, टूट करके या कट करके अलग हो जाएंगे। और अब इन कोष्ठ के बीच में जो गुहा है, इट इज़ सराउंडेड बाई मीजोडर्म। तो ये भी क्या बन गई? सिलोम बन गई। और जो है इस तरह से ये अल्टीमेट जो डायग्राम है वो इस तरह का होगा, यानी बाद में ये कॉमन डायग्राम आ जाता है। बीच में गट है, बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, और गट और एक्टोडर्म के बीच में जो कैविटी है सिलोम, इट इज़ सराउंडेड बाई मीजोडर्म। तो अगर सिलोम मीजोडर्म से सराउंडेड है तो उसको क्या कहेंगे? ट्रू सिलोम, जो एनेलिडा से लेकर के कॉर्डेट्स तक पाई जाती है। अब हम लेते हैं, सिलोम के बेसिस पर हो गया और डेवलपमेंट ऑफ सिलोम का भी हो गया अभी टॉपिक। अब हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोजेनी, यानी भ्रूणोद्भव के आधार पर
एनिमल जो बेस है क्लासिफिकेशन का वो कैसे किया गया है। तो भ्रूणोद्भव के आधार पर 3 तरीके से किया गया है। सबसे पहले सबसे सिंपल है जर्म लेयर के आधार पर। तो जर्म लेयर के आधार पर यदि 2 जर्म लेयर हैं, कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो क्या कहलाएगा, डिप्लोब्लास्टिक, जो किसमें पाई जाती है, सीलेंट्रेट्स में, क्योंकि प्रोटोजोआ एसेलुलर है। उसके बाद में जो है पॉरीफेरा क्या है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही है, उसमें भी लेयर नहीं बनी है। और उसके बाद में क्या आता है, प्रोटोजोआ पॉरीफेरा के बाद आता है सीलेंट्रेट्स। तो सीलेंट्रेट्स में डिप्लोब्लास्टिक है, 2 लेयर हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। और उसके बाद की जो क्लासिफिकेशन है, यानी सीलेंट्रेट से उच्चतर वर्ग, सीलेंट्रेट से उच्चतर वर्ग में ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज यानी विदलन के आधार पर, विदलन के आधार पर जो है 2 प्रकार का विदलन है यहाँ पर, रेडियल क्लीवेज एंड स्पाइरल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज एंड स्पाइरल क्लीवेज। तो प्रथम 2 विदलन तो एक ही प्रकार के होते हैं, यानी जाइगोट बना, जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन से 2 कोशिकाएं बनी, सेकेंड डिवीजन से 2 से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4 कोशिकाएं बनेंगी। तो 4 कोशिकाएं तब तक बनती हैं जब तक तो ये कॉमन चीज़ है इसमें, रेडियल और स्पाइरल जो है क्लीवेज इसमें। लेकिन उसके बाद जो थर्ड क्लीवेज होता है, थर्ड क्लीवेज से 4 कोशिकाएं विभाजित होंगी तो कितनी बनेंगी, 8 सेल स्टेज। तो थर्ड क्लीवेज के बाद इसमें अंतर आता है। क्या अंतर आता है इसमें, रेडियल क्लीवेज में तो क्या होता है, 4 जो कोशिकाएं बनती हैं वो 2 मंजिलों में व्यवस्थित होती हैं। और किस तरह से व्यवस्थित होती हैं कि दूसरी मंजिल की 4 कोशिकाएं पहली मंजिल के ठीक ऊपर व्यवस्थित होती हैं। जैसे मान लो हमारे हाथ में 4 सिक्के हैं, तो एक सिक्के के ठीक ऊपर दूसरा सिक्का, यानी नीचे 4 सिक्के और नीचे के 4 सिक्कों के बिल्कुल ऊपर क्या है, ऊपर के 4 सिक्के। तो दूसरी मंजिल की 4 कोशिकाएं पहली मंजिल के ठीक ऊपर व्यवस्थित होती हैं। तो ऊपर से देखने पर नीचे की कोशिकाएं नज़र नहीं आएंगी क्योंकि बिल्कुल उसके नीचे व्यवस्थित हैं। और परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्थाओं में कोशिकाओं का भविष्य तय नहीं होता है। रेडियल क्लीवेज के अंदर जो डेवलपमेंट की स्टार्टिंग स्टेज होती है उसके अंदर कोशिकाओं का भविष्य तय नहीं होता है, यानी अभी इसमें ये नहीं पता है कि कौन सी कोशिका आगे चल कर के शरीर का कौन से अंग का निर्माण करेगी। तो इस तरह का क्लीवेज क्या कहलाएगा, इनडिटर्मिनेट। क्या कहलाएगा, इनडिटर्मिनेट, क्योंकि अभी डिटर्मिनेट नहीं है कि ये कोशिका आगे चल कर के शरीर का कौन सा अंग बनाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी कोशिकाएं इक्विपोटेंट हैं। इक्विपोटेंट मतलब सम सक्षम, यानी बराबर मात्रा में सक्षम है, बराबर मात्रा में सक्षम है। तो यदि इस अवस्था में, यानी रेडियल क्लीवेज में, इस अवस्था में यदि कोई कोशिका डैमेज हो जाती है या किसी कोशिका को पृथक कर लिया जाता है, 1 या 2 कोशिका को, तो भी संपूर्ण जीव का निर्माण होगा। क्यों, क्योंकि भविष्य तो निर्धारित है नहीं कोशिका का। तो संपूर्ण जीव का जो है संपूर्ण जीव बनेगा, लेकिन अंतर क्या होगा, क्योंकि कोशिका की संख्या कम हो गई है इसीलिए वो जो एनिमल बनेगा वो आकार में छोटा होगा। तो इस तरह का जो जाइगोट होता है उसे क्या कहते हैं, इक्विपोटेंट, यानी सभी कोशिकाओं में बराबर पोटेंशियल है कि वो आगे चल कर के किसी भी पार्ट का निर्माण कर सकती हैं। तो ये हो गया रेडियल क्लीवेज। और इस तरह का क्लीवेज पाया जाता है किसमें, स्पॉन्जेस में और कुछ इकाइनोडर्मेटा में, स्पॉन्जेस में तथा कुछ इकाइनोडर्मेटा में। दूसरा टाइप का क्लीवेज क्या है, स्पाइरल क्लीवेज। तो स्पाइरल क्लीवेज में भी जैसे मैंने बताया फर्स्ट 2 क्लीवेज तो सेम है, यानी 4 कोशिकाएं बन गई, और थर्ड क्लीवेज में जो 8 कोशिकाएं बनी हैं उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस है। उनके अरेंजमेंट क्या डिफरेंस है, 4 सेल्स जो नीचे की हैं तो ऊपर की 4 सेल्स उनके ठीक ऊपर व्यवस्थित नहीं हैं, बल्कि नीचे की सेल्स के बीच में जो खांच है, जो स्पेस है, वहाँ पर वो अरेंज होती हैं। और यहाँ पर इस प्रकार में क्या है, भ्रूण अवस्था में ही सेल की भविष्य तय हो जाता है, यानी यहाँ पर पहले से ही सेल्स का भविष्य तय हो जाता है कि कौन सी सेल भविष्य में चल कर के शरीर के कौन से पार्ट का निर्माण करेगी। तो इस तरह के
जो क्लीवेज है इसको क्या कहेंगे, डिटर्मिनेट क्लीवेज, क्योंकि पहले से ही डिटर्मिनेट हो गया है कि आगे चल करके भ्रूण की कौन सी कोशिका शरीर के कौन से हिस्से का निर्माण करेगी। तो ऐसे में क्या होता है, यदि भ्रूण के एक कोशिका या दो कोशिका को हटा दिया जाए तो परिवर्धित जो जीव है उसमें विशेष प्रकार का अंग जिनसे संबंधित वो कोशिका थी जिसे हटाया गया था वो अंग नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, डिटर्मिनेट क्लीवेज। और ये किस प्रकार का क्लीवेज है, स्पाइरल क्लीवेज। तो स्पाइरल क्लीवेज जो है ये स्पॉन्ज और इकाइनोडर्मेटा को छोड़कर बाकी सब में अब क्या पाया जाता है, स्पाइरल क्लीवेज यानी डिटर्मिनेट क्लीवेज पाया जाता है। तीसरा है भ्रूणीय मुख की आकृति के आधार पर, भ्रूणीय मुख की आकृति के आधार पर। तो भ्रूणीय मुख की आकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है एनिमल्स को, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। यहाँ हम लेते हैं ब्लास्टुला की दीवार, ब्लास्टुला की दीवार परिवर्धन के समय एक और अंदर की तरफ झंस जाती है जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण द्विस्तरीय हो जाता है तथा एक अन्य गुहा यानी आद्यांत्र बनती है। यहाँ आप देखो ये है जैसे ब्लास्टुला, तो ये क्या थी, पहले ब्लास्टोसील थी, अब यहाँ पर इसकी दीवार एक तरफ से अंदर धंस रही है, इसकी दीवार एक तरफ से अंदर धंस रही है, तो अब ये एनिमल डिप्लोब्लास्टिक हो गया, एक ये लेयर और एक ये लेयर। ठीक है, और यहाँ जो कैविटी बनेगी ये कैविटी क्या है, आद्यांत्र, और यहाँ ओपनिंग है ये क्या है, ब्लास्टोपोर, ये ओपनिंग क्या कहलाती है, ब्लास्टोपोर। ठीक है, तो अब इस ब्लास्टोपोर वाले हिस्से से, ब्लास्टोपोर वाले हिस्से से डेवलप्ड एनिमल का माउथ बनता है, डेवलप्ड, ध्यान से सुने इसको, डेवलप्ड एनिमल का माउथ यदि बनता है तो उसको कहेंगे प्रोटोस्टोमिया। प्रो मतलब प्रिमिटिव, स्टोमिया मतलब ओपनिंग या स्टोमिया मतलब माउथ। तो जो ब्लास्टोपोर थी उसी से अगर माउथ बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे, प्रोटोस्टोमिया। और यदि ऑपोजिट हो रहा है यानी ब्लास्टोपोर से माउथ नहीं बन रहा है, उसके ऑपोजिट साइड से माउथ बन रहा है और ब्लास्टोपोर की जगह या उसके पास में जगह या उसके निकट क्या बन रहा है, एनस यदि बन रहा है तो उसको कहेंगे ड्यूटेरोस्टोम। तो प्रोटो मतलब प्रिमिटिव यानी जो पहले था, जो ब्लास्टोपोर था उसी की जगह क्या बन गया है, माउथ बन गया है, तो है प्रोटोस्टोमिया। और यदि ऑपोजिट है यानी इस जगह पर क्या, इस जगह के पास में तो बना है क्या, एनस, और ऑपोजिट साइड में बना है माउथ, तो क्या कहलाएगा, ड्यूटेरोस्टोमिया। यहाँ इस डायग्राम से क्लियर है ये, यहाँ देखो आप, ये ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर, और ब्लास्टोपोर से माउथ बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोटोस्टोमिया। और ये किस में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर के मॉलस्का तक, प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर मॉलस्का तक क्या है, प्रोटोस्टोमिया होते हैं। और बाद के जो हैं यानी मॉलस्का के बाद क्या आ गया, इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा से लेकर के जो है कॉर्डेट्स तक क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया। ये ब्लास्टोपोर वाला हिस्सा है लेकिन इसके ऑपोजिट साइड से माउथ बना है, इसके ऑपोजिट साइड से माउथ बना है, ब्लास्टोपोर वाली जगह से क्या बना है, एनस वाला पार्ट बना है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ड्यूटेरोस्टोमा। तो प्रोटो मतलब ऐसे भी प्रिमिटिव है, और प्रोटो मतलब जो पहले जो ब्लास्टोपोर बन गई ना डेवलपमेंट स्टेज में, वही आगे चलकर क्या बनाएगी, माउथ वाला पार्ट बनाएगी, या उसके पास ही माउथ वाला पार्ट बनेगा। तो ये प्रिमिटिव प्रकार का हो गया, ये प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर के मॉलस्का। तो ये टर्म अपने आप में अलग से पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है, अब हम लेते हैं सेगमेंटेशन के बेसिस पर। सेगमेंटेशन को मैंने लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि सेगमेंटेशन क्लासिफिकेशन का जो बेस है उसके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम ले लेते हैं क्योंकि सेगमेंटेशन पर अपने आप में प्रश्न आ सकता है। अब इसमें क्या है, सेगमेंटेशन में मीजोडर्मल मध्य स्तरीय परिघटना है, टेपवॉर्म में पाए जाने वाले खंड इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि टेपवॉर्म में आपको ध्यान होगा ये जैसे टेपवॉर्म है, स्कॉलिक्स वाला भाग है, नेक वाला भाग है, और ये आगे फीताकृमि में सेगमेंटेशन है। ठीक है, तो इसमें यानी प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर या टेपवॉर्म में जैसे बताया है, नेक वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर नए खंड बनते हैं, और ये जो नए खंड बन रहे हैं ये जो है यहाँ नए बनते जाएंगे और ये पीछे की तरफ सरकते जाएंगे, और लास्ट वाले जो मैच्योर खंड होते जाते हैं जो वो वहाँ से टूट करके अलग होते जाते हैं। तो इसीलिए जो है प्लेटीहेल्मिन्थिस के जो सेगमेंट हैं
प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो सेगमेंट हैं वो सेगमेंटेशन के अंदर या खंडी भवन के अंदर जो है उनको कंसीडर नहीं किया जाता है, यानी वो सच्चे खंड, ट्रू खंड नहीं है। अब हम लेते हैं यहाँ पर सेगमेंटेशन के प्रकार, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सुपरफिशियल सतही, नाम से ही पता चल रहा है कि बाहर से तो खंड दिख रहे हैं लेकिन वो खंड अंदर तक विभाजित नहीं होते हैं। जैसे यहाँ आप डायग्राम में देखो, यहाँ बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि बॉडी इज सेगमेंटेड, बॉडी इज सेगमेंटेड है ना, लेकिन ये सेगमेंटेशन अंदर तक नहीं है, ये सेगमेंटेशन अंदर तक नहीं है। ये है एलिमेंट्री कैनाल वाला भाग और ये बाहर की तरफ से सेगमेंटेशन दिख रहा है लेकिन ये सेगमेंटेशन अंदर की तरफ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सतही प्रकार का सुपरफिशियल सेगमेंटेशन है। तो यहाँ क्या है, जंतु बाहर से सखंडित दिखता है परंतु अंदर से विभाजित नहीं होता है। प्रेजेंट इन सम सीलेंट्रेट्स, कुछ सीलेंट्रेट्स में इस प्रकार का, या कुछ स्यूडोसिलोमेट जो एनिमल्स होते हैं, स्यूडोसिलोम किस में पाई जाती है, सिलोमेट में पाई जाती है ना, हाइड्रा में पाई जाती है जैसे, या ओबिलिया में पाई जाती है। तो जो है इनके अंदर सुपरफिशियल सेगमेंटेशन होता है। दूसरा होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन में यहाँ देखो कंप्लीट सेगमेंटेशन, यानी ये लाइन अंदर तक विभाजित कर रही है, ये अंदर तक पूरा विभाजन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन बहुत क्लियर होता है एनेलिडा में। किसमें बहुत क्लियर होता है, एनेलिडा में बहुत क्लियर होता है। यहाँ मेटामेरिक सेगमेंटेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, न केवल बाहर का आवरण सखंड दिखाई देता है बल्कि खंडों के अंदर के अंतरांग भी हर खंड में एक दूसरे की तरह दिखाई देते हैं। यानी ये एलिमेंट्री कैनाल तो है लेकिन बाद में हर खंड के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं, दोहराए जाते हैं, हर खंड में दूसरे की तरह दोहराए जाते हैं। तो इस तरह की सेगमेंटेशन क्या कहलाती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो बहुत क्लियर तो किस में होती है, एनेलिडा में होती है। अब हम लेते हैं इवोल्यूशन के दौरान 2 बार इस तरह का खंडी भवन होता है, एक तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के टाइम पर। यानी इसमें क्या है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में इस तरह का खंडी भवन देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा जो वयस्क होते हैं, अब हम इसमें जैसे एक इंसेक्टा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इंसेक्टा जो है उसमें बॉडी 3 भागों में बंटी होती है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन एडल्ट में। लेकिन इसका जो लार्वा होता है वो कैटरपिलर लार्वा होता है। कैटरपिलर लार्वा कैसा होता है, एनेलिडा के जैसा। आप लोगों ने मटर के अंदर कीड़ा देखा होगा, या बटरफ्लाई का जो लार्वा है, ठीक है, तो वो कैसा होता है, कैटरपिलर जैसा, यानी इस तरह से सेगमेंटेड होता है। और माउथ पार्ट कटिंग प्रकार का होता है, माउथ पार्ट कटिंग प्रकार का होता है, ठीक है। तो जो है आर्थ्रोपोडा का जो लार्वा या जो डिम्ब है उसमें खंडी भवन स्पष्ट होता है, एडल्ट में स्पष्ट नहीं होता है। एडल्ट की जो बॉडी है वो 3 भागों में बंटी होती है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में। तो एडल्ट के अंदर खंडी भवन स्पष्ट नहीं है लेकिन लार्वा के अंदर यह स्पष्ट होता है। अब हम लेते हैं इसमें, एक तो हो गया पहला इवोल्यूशन। दूसरा इवोल्यूशन होता है कॉर्डेट्स में खंडी भवन विकसित हुआ। कॉर्डेट्स में, अब कॉर्डेट्स में खंडी भवन बाहर से या अंदर से दिखाई नहीं दे रहा है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, लेकिन इनकी वर्टिब्री और इनके नर्व्स और इनकी मसल्स, यानी वर्टिब्री, नर्व्स और मसल्स का यदि अध्ययन करते हैं तो इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इनमें भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। और इवोल्यूशन के दौरान मेटामेरिक सेगमेंटेशन है और इवोल्यूशन के दौरान ये खंड या जो सेगमेंट्स हैं और इनके इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये मॉडिफाई हो गए और ये स्पेसिफाइड हो गए, यानी खंड और इनके अंतरांग रूपांतरित और विशिष्टीकृत हो गए। अतः कॉर्डेट के खंड एनेलिडा के खंड की तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो इसमें हमें बताना है 2 बार क्या हुआ इवोल्यूशन, एक तो आर्थ्रोपोडा के टाइम पर और दूसरा कॉर्डेट्स के टाइम पर, ठीक है। और इसमें इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, सेगमेंट्स और इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं ये मॉडिफाई हो गए और ये स्पेसिफाइड हो गए, यानी रूपांतरित और विशिष्टीकृत हो गए। तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।